आप देख रहे हैं MKA टीवी न्यूज़। SS फ्लोरिंग और चेन फेंसिंग का काम मंजूर हुआ है, मगर ज़ाब्ते अखलाक इलेक्शन का नाफिद हुआ, इसलिए काम बाद इलेक्शन के शुरू होगा। वो करीब 40 लाख का काम है। वैसे ही नई सीवरेज लाइन 4 गलियों में, वो भी काम इलेक्शन के बाद शुरू होगा। काम मंजूर हो गया, 28 लाख का है। और भी कई तरक्याती काम अंजाम दिए गए हैं, उसका तफसीली जिक्र आपके सामने मजलिस के जिम्मेदारान करेंगे। वहीं पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 10 साल से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जो गवर्नमेंट की स्कीमें हैं, उसके सिलसिले में मजलिस ने नामपल्ली हल्के में, मिसाल के तौर पर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है, तो 9.5 साल में मजलिस ने नामपल्ली में मुस्लिम अक़लियत के बच्चे और बच्चियों के लिए 42,524 लड़के लड़कियों को पोस्ट मैट्रिक, जिसको MTF कहते, मंजूर करवाया। जो स्कॉलरशिप की रकम उनको दी गई वो 12 करोड़ 35 लाख रुपये। ट्यूशन फी रीइंबर्समेंट, जिसको RTF कहते हैं, वो 43,125 लोगों को मिला। जो स्कॉलरशिप की अमाउंट दी गई वो 68.91 करोड़। चीफ मिनिस्टर ओवरसीज स्कॉलरशिप, जो मजलिस की नुमाइंदगी पर हुकूमत ने इसको शुरू किया, उसमें नामपल्ली असम्बली हल्के के 140 तुलबा और तालिबात लंदन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज में 2 साल का मास्टर्स कोर्स कर रहे हैं। उनको जो उनकी फीस की रकम दी गई वो 21 करोड़ 29 लाख रुपये। आसरा पेंशन जो गरीबों को मुस्लिम अक़लियत में मिला, वो 9,255 लोगों को आसरा पेंशन मजलिस ने मंजूर करवाया। और अब तक उनको उस पेंशन में 9 साल में 215 करोड़ रुपये दिए गए और हर महीना 2,05,000 रुपये उनको दिए जाते हैं। शादी मुबारक का चेक है, नामपल्ली में 8,121 लोगों को शादी मुबारक के चेक्स दिए गए और उसकी कुल जो पैसे दिए गए 8,121 खवातीन को शादी मुबारक स्कीम में, वो 71 करोड़ 30 लाख ये पैसे दिए गए। टेमरिस के 2 रेजिडेंशियल स्कूल हमारे बेटों के लिए, बच्चों के लिए, 2 बेटियों के लिए अलग हॉस्टल के साथ, उसकी जो तामीर हुई और उसका जो अखराजात हुए अब तक 9 साल में, वो 27 करोड़ की लागत के, 27 करोड़ 90 लाख रुपये। मस्जिदों के इमाम और मौज़न को जो महाना ऑनरेरियम दिया जाता है, ऐसे 106 मस्जिद के इमाम और मौज़म नामपल्ली के हैं, जिनको महाना ऑनरेरियम 5,30,000 रुपये उनको दिए जाते हैं। जो 9.5 साल में वो जो अमाउंट उनको दिया गया है वो करीब 360 करोड़ रुपये। अब आप बताइए, ये पूरे स्कीम्स जितने गवर्नमेंट के हैं, मजलिस उससे आपको फायदा पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रही है। बस्ती दवाखाने बनाए गए ताकि गरीब प्राइवेट अस्पताल में ना जाए, वहां पर फ्री में टेस्टिंग होती है। जो ब्लड प्रेशर का मरीज है, जिसको डायबिटिक पेशेंट है, शुगर की बीमारी है, तमाम चीजें वहां पर मजलिस ने मंजूर करवाए। हल्के असम्बली नामपल्ली में, नामपल्ली का एरिया हॉस्पिटल है, आप जाकर देखिए, उसको अच्छा बनाया गया। फिर नीलोफर का बच्चों का अस्पताल है, उसमें मुख्तलिफ नए वार्ड्स खोले गए। फिर वहीं पर MNJ कैंसर हॉस्पिटल है, कई गरीब आकर वहां पर फ्री में कैंसर का अपना इलाज करवाते हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल में उन लोगों को लाखों रुपए खर्चना पड़ता है। फिर तरक्याती काम भी आपके इस वार्ड में अंजाम दिए गए, बल्दी हल्के आसिफ नगर में, और भी बहुत से काम करवाना बाकी है। मैं इसका इकरार करता हूं और आप तमाम से वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला
जल्द से जल्द वो सीमेंट रोड हो, कच्ची मोरी का काम हो या फिर लाइट्स हो, जो भी हो, मैं खुद इंशाअल्लाह ताला उस पर तवज्जो लेकर जल्द से जल्द उन कामों को मंजूर करवाऊंगा। तीसरी अहम बात मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि मजलिस ने माजिद हुसैन को अपना उम्मीदवार बनाया है। माजिद हुसैन 2 मरतबा के रुकने बल्दिया हैं। माजिद हुसैन को हैदराबाद के 3 साल बहैसियत मेयर हैदराबाद की आवाम की खिदमत का उनको मौका मिला। और जो लोग नहीं जानते, मैं उनको बताना चाह रहा हूं कि आज आप देखते होंगे हैदराबाद में मुख्तलिफ मुकामात पर 5 रुपए का खाने की स्कीम एक मिलती है, अन्नापूर्णा स्कीम उसको बोलते हैं। एक गरीब 5 रुपए देकर गरम गरम खाना खा सकता है। ये स्कीम माजिद हुसैन जब मेयर थे उस वक्त माजिद हुसैन ने स्कीम को शुरू किया था बल्दिया के फंड से। आज आप देखिए कि माजिद हुसैन 3 साल मेयर थे, उसके बाद एक 8-9 साल का अरसा हो गया, मगर आज भी गरीब 5 रुपए देकर अपना पेट भर सक रहा है। ये काम माजिद हुसैन का था। फिर आज आप देखते हैं कि शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर वाटर प्लांट है, साफ पीने पानी का वाटर प्लांट है। आप 5 रुपए उसमें डालिए, 11 लीटर साफ पानी निकलता है। ये स्कीम भी माजिद हुसैन जब मेयर थे उसको शुरू किया गया। तो मैं आपको ये वादा कर रहा हूं और आपको तयखुन दे रहा हूं कि हल्के असम्बली नामपल्ली की आवाम को आप आधी रात को माजिद हुसैन को बुलाएंगे। खुदा ना खास्ता अगर जरूरत पड़ी तो माजिद हुसैन आपके दरमियान में रहेंगे। दिन में आप माजिद हुसैन को आपको जरूरत पड़ी, माजिद हुसैन आपके दरमियान में थे और रहेंगे। दारुस्सलाम आपसे ज्यादा दूर नहीं है। और अगर आपको कुछ मुझसे बात करना है किसी रुकने बल्दिया के बारे में, मैं हमेशा हाजिर रहा हूं। आप आ सकते और मुझे बता सकते हैं। तो मेरी आप तमाम से अदबन ये गुजारिश है कि इस नामपल्ली के असम्बली सीट के लिए हम तमाम को मुत्तहिद होकर अपने एक वोट का सही इस्तेमाल करना पड़ेगा। और इस बात को आप मेरी जहन नशीन कर लीजिए कि यहां पर नामपल्ली में बीजेपी, आरएसएस, कांग्रेस के लिए काम कर रही है। और आपको मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं कि आरएसएस नहीं चाहती कि यहां से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी हो। आरएसएस यहां पर, बीजेपी यहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार को कामयाब करने की कोशिशें कर रही हैं। तो इससे और आपको हमको बाखबर रहने की जरूरत है। आप कहीं पर भी देख लीजिए, बीजेपी का उम्मीदवार आपको नजर नहीं आएगा। कल मैं जहां पर उस इलाके में दौरा किया जहां पर बीजेपी के उम्मीदवार का घर है, एक पोस्टर नहीं देखा उसके घर के अतराफ में। और वहीं पर माशाअल्लाह से हमारे जो गंगापुत्रा संगम के हमारे भाई बहन थे, जो गौड़ तबके के हमारे भाई बहन थे, जो मादी का हमारे दलित भाई बहन थे, वो घरों से निकल कर माजिद हुसैन का और मजलिस के जिम्मेदारों का उन्होंने इस्तकबाल किया। बड़ी मोहब्बत से और इज्जत से हमसे पेश आए और तमाम ने हमको ये वादा किया कि इंशाअल्लाह ताला वो मजलिस का साथ देंगे। मगर एक बात याद रखिए कि बीजेपी नामपल्ली में कांग्रेस के उम्मीदवार के लिए काम कर रही है। और क्यों ना करे। जो शख्स ये कहता है कि नामपल्ली में 2 लाख मुसलमान रहते हैं और उसमें से 1.5 लाख फेनेटिक है, यानी जुनूनी है, इल्जाम लगाता है ये तालिबानी जहनियत के 1.5 लाख मुसलमान रहते हैं, इस शख्स का वीडियो आपके सामने है। तो मैं नामपल्ली की आवाम से अपील कर रहा हूं, मुस्लिम अक़लियत से, दलितों से बताना चाह रहा हूं कि एक उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहा है और 1.5 लाख यहां पर कॉन्स्टिट्यूंसी में रहने वालों को कह रहा है कि जुनूनी है। तो मेरी आपसे दबन गुजारिश है कि आप 30 नवंबर के दिन ये बता दीजिए कि जुनून किसका रहता है। अगर हम आइन के मुताबिक अपने मजहब को पर अमल करते हैं और हम अपने इबादत गाहों को आबाद रखते हैं
और हम में दीनी हमीयत है, हम में फख्र है अपनी दीनी हमीयत पर, तो आज ये शख्स जो कांग्रेस का उम्मीदवार है, हमारी हमीयत पर, हम जिस चीज पर नाज करते हैं उसको जुनूनी कहता है। तो इंशाअल्लाह ताला 30 नवंबर के दिन मुझे यकीन है कि नामपल्ली की आवाम, जो इल्जाम इन पर लगाया गया है कि ये जुनूनी है, तालिबानी जहन रखते हैं, मुझे आपसे अपील है कि आप इसका जमहूरी तरीके से इसका जवाब दीजिए। अरे घर में कुत्तों को पालकर नाम रखना उसको कितनी तौहीन आमेज बात है। इनके बहुत से वीडियोस हैं। एक वीडियो आज कोई मुझे बताए कि इनके अतराफ में लोग नौजवान खड़े हुए हैं और उन नौजवानों से ये शख्स कह रहा है कि असेंबली में मेरा साथ दे दो, पार्लियामेंट में बीजेपी का साथ दे दो। ये वीडियो है, मैं खुद देखा हूं। अब आप बताइए, जो खुलम खुला ये दावत दे रहा है, जो खुलम खुला बीजेपी की ताईद हासिल कर रहा है, आरएसएस की ताईद हासिल कर रहा है, इसलिए आपको मैं बाखबर कर रहा हूं, आपसे मैं अपील कर रहा हूं कि आप अपने एक वोट भी जाय होने मत दीजिए, एक वोट भी जाय होने मत दीजिए। और याद रखिए, हमने बड़ी मुश्किलों और मेहनतों से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने सरजमीन दखन पर अपना मुकाम पैदा किया है। वहीं पर इल्जाम लगाते मजलिस पर गोशा महल का। अरे गोशा महल, पहले यहां बुजुर्ग बैठे हुए हैं, आप जानते हैं कि गोशा महल, उसका नाम उससे पहले क्या था, महाराजगंज था। और हमारे बुजुर्ग मेरी बात की तस्दीक कर सकते हैं कि कभी मजलिस ने महाराजगंज में इलेक्शन लड़ा, नहीं लड़ा। गोशा महल बनी 2009 में। 2009 में मुकेश गौड़ की ताईद मजलिस ने की थी, वो एमएलए बने। 2014 में भी हमने ताईद की कि वहां पे आरएसएस ना जीते, वो हार गए, हमारा उम्मीदवार नहीं। 2018 में फिर वहां पर इलेक्शन हुआ असेंबली का। मैं एक जराए से कांग्रेस के लोगों को बोलने लगा, कैंडिडेट मत खड़ा करो, हम बीजेपी को हरा देंगे। कैंडिडेट को खड़ा किए, 27,000 वोट लिए, 16,000 या 17,000 वोट से बीजेपी जीत गई। आज आके बोलते आप क्यों नहीं खड़ा करते, क्यों नहीं खड़ा करते। अरे दीवानों, आरएसएस को रोकना ये मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा मकसद है। और फिर ये बोलते गोशामहल नहीं खड़ा करे, तो कांग्रेस के लोग ये नहीं बोलेंगे आपको, निजामबाद क्यों नहीं खड़ा किए तुम, गोशामहल नहीं खड़ा किए, सवाल उठा रहे ना। ओवैसी गोशामहल नहीं खड़ा किए, ये नहीं बोलते कि निजामबाद क्यों नहीं खड़ा किए। यहां 27%, वहां 44% है। यहां पर एक रुकने बल्दिया है दत्तात्रेय नगर में, जाकिर साहब। वहां पर निजामाबाद में 16 कॉरपोरेटर है मजलिस के, डिप्टी मेयर मजलिस का है। कोई कांग्रेसी नहीं बोलता आपको गोशामहल नहीं खड़ा करे। निजामाबाद क्यों नहीं खड़ा किए, पूछो मेरे से, क्यों नहीं खड़ा किए। इसलिए नहीं खड़ा किया मैं, बावजूद मेरा डिप्टी मेयर 16 कॉरपोरेटर रहने के बावजूद, कि मैं नहीं चाहता था कि निजामाबाद में आरएसएस कामयाब हो जाए। सीने पे पत्थर रखकर हम फैसला लिए। थालियां मारने के लिए नहीं कह रहा हूं कि एक पैगाम आप यहां से लेकर उठें। हम नहीं खड़ा किए वहां पर, और जैसा मैंने कहा मैं नहीं खड़ा करूंगा, कामारेड्डी से लाके उनको वहां उतार दिए। कौन खड़ा रहा कामारेड्डी से लाकर? कामारेड्डी से जब उम्मीदवार थे तो चीखे मार रहे थे, मेरे को सीएम हराने आ गया, मेरे को सीएम हराने आ गया। अब निजामाबाद चले गए तो वहां पर बीजेपी मुस्कुरा रही है। बीजेपी निजामाबाद टाउन की सीट पर मुस्कुरा रही। क्यों गए वहां पर आप? निजामाबाद की आवाम से मोहब्बत नहीं है क्या आपको? बताओ कांग्रेसियों, निजामाबाद के बारे में सवाल का जवाब दो। इनके दुम छल्ले जो सियासत की सीन नहीं जानते, मुझसे सवाल कर रहे हैं, मुझसे सवाल कर रहे हैं। नहीं, दारुसलाम है वहां पे। अरे दारुसलाम सिर्फ गोशामहल का नहीं है, दारुसलाम हर सीने में धड़कने वाले दिलों का मरकज है। दारुसलाम पूरे हिंदुस्तान, भारत के गरीबों और मजलूमों का हेडक्वार्टर है। हम निजामाबाद नहीं खड़ा किए।
आप निजामाबाद बीजेपी को हवाले करना चाह रहे हैं। मैं आज गंजे शहीदा की सरजमीन से निजामाबाद के गयूर अवाम को, मेरे भाइयों बहनों को, मेरे बुजुर्गों को एक पैगाम दे रहा हूं कि निजामाबाद पर आरएसएस को कामयाब होने मत दो। वहां पर कांग्रेस और बीजेपी मिलकर इलेक्शन लड़ रहे हैं ताकि वहां पे आरएसएस को कामयाब कर दिया जाए। मैं गंजे शहीदा में खड़े होकर निर्मल की आवाम से अपील कर रहा हूं, आदिलाबाद टाउन की आवाम से अपील कर रहा हूं, मधौल की आवाम से अपील कर रहा हूं, कोरटला की आवाम से अपील कर रहा हूं, गोशा महल की आवाम से अपील कर रहा हूं, मुशीराबाद की आवाम से अपील कर रहा हूं, हुजूराबाद की आवाम से अपील कर रहा हूं, करीमनगर टाउन की आवाम से अपील कर रहा हूं कि रोको आरएसएस को इन हलकों से। यहां पर कांग्रेस मिली हुई है बीजेपी के साथ। मैं खुलकर आज कह रहा हूं, और जब नतीजे आएंगे, अगर आप गलती करेंगे, अगर आप अपने वोट को डिवाइड कर देंगे, तो खुदा ना खास्ता वहां पे आरएसएस कामयाब हो जाएगी। मुझे थोड़ा तजुर्बा है सियासत का, ज्यादा नहीं है। उस तजुर्बे की बुनियाद पर मैं आपको बाखबर कर रहा हूं कि नामपल्ली में वही खेल हो रहा है जो निजामाबाद में लोग खेल खेल रहे हैं। नामपल्ली में वही खेल हो रहा है जो मधौल और निर्मल में खेला जा रहा है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इनकी साजिश को आपको नाकाम करना है, इनके नापाक ख्वाबों को आपको चुकनाचूर करना है। और कैसे करेंगे? मुत्तहिद होकर अपना एक एक वोट को जाय होने नहीं देंगे। यकीनन आपको मुझसे शिकायत होगी, मगर मुझसे जो शिकायत है, मैं हाजिर हूं आपके दरमियान में, मगर कम से कम अपने वोट को बचा के रखिए, अपने इत्तेहाद को मुंतशिर इंतशार में तब्दील होने से बचाइए। ये साजिशें की जा रही हैं नामपल्ली में, मुख्तलिफ बातें की जाती हैं, मुख्तलिफ बातें बयानात दिए जाते हैं, मगर असल खेल ये है, इलेक्शन यहां पर है और पूरी साजिशें की जा रही हैं। तो मुझे यकीन है आपके सियासी शऊर पर, मुझे यकीन है कि आप में एक तड़प और मोहब्बत है मजलिस के लिए। मुझे यकीन है कि ये नापाक कोशिशों को और इनके नापाक अज़ाइम को आप 30 तारीख के दिन एक शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह पाए अपना एक एक वोट मजलिस के हक में इस्तेमाल करके इन तमाम फिरका परस्त ताकतों को शिकस्त देंगे। कांग्रेस पार्टी, इनकी बहन आई राहुल गांधी की मोहतरमा, अब देखो भाई बहन की सोच नहीं मिलती। इनके भाई क्या बोलते? असदुद्दीन ओवैसी पैसे लेके इलेक्शन लड़े, ये बिहार में लड़े। अख्तर उल ईमान बैठे हैं, कभी इनको घर में बुलाकर चाय पिलाकर पूछ लीजिए। अख्तर उल ईमान बिहार के इलेक्शन के वक्त मैंने कहा अख्तर भाई पटना जाइए, किशनगंज से पटना 6, 7, 8 घंटे का सफर होता है। अख्तर उल ईमान गए, पटना के तमाम कौम और मिल्लत के जिम्मेदार तंजीमों के लोगों से मुलाकात की और कहा कि हमारा अलायंस करवा दीजिए राजद से। बिहार में आरजेडी नहीं बोलते, राजद से। फिर मैं पार्लियामेंट में इनके आरजेडी के एमपी से मिला, 2 एमपी से मैंने कहा कि हमको अलायंस कर लीजिए हमसे, 5 सीट दो हमको। मैंने सिर्फ 5 सीट दो। तो एक एमपी साहब मुस्कुराए, एक बोले ए आप क्यों लड़ते हैं, क्या जरूरत है आपको? मेरा ठीक है। मैंने कहा हम पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़े किशनगंज से, 3 लाख वोट हमको मिले। पूरे बिहार की 40 लोकसभा सीटों में 1 सीट जीती कांग्रेस किशनगंज से। हम 3 लाख वोट लिए। नीतीश कुमार की पार्टी 3,25,000, अख्तर भाई 3 लाख वोट लिए, और उम्मीदवार जो जीता कांग्रेस का 3.5 लाख वोट लिया। हम बोले 3 लाख वोट लिए हैं, 5 सीट दे दो। नहीं बोले ठीक है, हम 19 सीट कुशवाहा साहब से अलायंस के, बोले 19 सीट लड़िए। 19 सीट लड़े, 5 जीते, उसमें से 9 पे ये आरजेडी कांग्रेस कामयाब हुई और 6 पे बीजेपी। अरे अगर 9 के वोट को मंजलिस जोली मिला लिए तब भी वो लोग जीत रहे थे। ये 6 के अगर वोट मिला के इनको दे दिए कांग्रेस को तब भी वो नहीं जीत पाते थे। मगर इल्जाम लगाया मजलिस पर। मेरे 5 एमएलए जीते। ये अख्तर उल ईमान आफ्ताब साहब, अल्लाह इनको सलामत रखे, 5 साल
सीमांचल के गांव गांव जाकर आफ्ताब साहब, अख्तर भाई, माजिद हुसैन आपका हैदराबाद से वहां पर जाना, कौन सा एयरपोर्ट है वो, बागडोरा जाना 2 घंटे की फ्लाइट, बागडोरा से गाड़ी में जाना किशनगंज 1.5-2 घंटे, फिर किशनगंज से सीमांचल जाना 2-2, 3-3 घंटे। 5 साल ये लोग मेहनत किए, भूखे रहकर, धूप में, बारिश में, अपना सब कुछ कुर्बान करके हम लोग 5 एमएलए लेकर आए। ये जालिम लोग क्या किए, हमारे 4 बेईमानों को खरीद लिए, 4 एमएलए को खरीद लिए, जमीर फर्शों, जमीर बेचने वालों को, इन बेईमानों को खरीदे। कितने में खरीदे मालूम आपको? किसी को 50 लाख में, किसी को 80 लाख में। भीख मांगते थे मेरे सामने, इलेक्शन में आकर रोते थे। ये तमाम के तमाम 4 के 4, एक तो आके रोया मेरे सामने, ओ इसी भाई, मेरे भाई, मेरे टिकट नहीं मिल रहा, मेरे को बचा लो। बच्चों के ऐसा रोया। एक तो बेचारे, क्या बोलो उनको मैं, इलेक्शन से 3 दिन पहले माजिद अख्तर भाई, मालूम है सर हम लुट गए, कुछ नहीं है, कुछ करिए। अल्लाह जानता है हमने क्या क्या किया उसके लिए, अख्तर भाई जानते हैं। 4 के 4 खरीद लिए बेईमानों को। और एक ऐसा एमएलए है उसमें जो सिर्फ 50 या 60 लाख में बिक गया। अच्छा क्या किया मालूम? मजाक देखो आप, जो पैसे ले लिए, दुबई में एक होटल खोले, यहां पर जो जुबली हिल्स में वो जो पुराना क्रिकेटर, रिटायर्ड क्रिकेटर है, जो उम्मीदवार है, उसको उन्होंने टिकट दिया फर्स्ट क्लास का, हैदराबाद से दुबई का 2.5-3 लाख का टिकट देके दुबई में लिख गए। बिरयानी की होटल इफ्तिताह उससे कराए, और बिरयानी की होटल का नाम क्या है? हैदराबादी बिरयानी। अरे शर्म करना था, तुमने हमको धोखा दिया। तुम 80 लाख 50 लाख में बिकते। मगर मुझे यकीन है कि सीमांचल की आवाम आइंदा असेंबली इलेक्शन में इन गद्दारों को माफ नहीं करेगी, इनको बदतरीन शिकस्त होगी इंशाअल्लाह ताला। और मैं आपके दरमियान में खड़े होकर कह रहा हूं, 2024 का लोकसभा का इलेक्शन होगा। सुनो राहुल गांधी, सीमांत किशनगंज से मंदलिस का एमपी रहेगा, हम लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला, लड़ेंगे, जवाब देंगे तुमको। सीमांचल की आवाम तुमको जवाब देगी, बिहार का जनता तुमको जवाब देगी। और इतना डरते मंदलिस से, अख्तर भाई हमको बोले आइए साहब, एक जगह पे ब्रिज नहीं है, हमको नदी में चलना है। हम समझे कि थोड़ा नदी के सीधा पानी में उतार दिए अख्तर भाई। बिहार के लोग जो है ना बहुत तेज रहते, अभी अपने पास है माशाल्लाह, देखे होंगे आप। हम शेरवानी पहन के क्या करते, जूते उतारे, टखने बराबर पानी नदी में चल रहे। ठीक है अख्तर भाई बोले चलो, चले। मगर उसका नतीजा क्या हुआ? हमारे पीछे 300, 500, 1000, 2000 लोग चल रहे, ये कोने से वो कोना नदी का पार किए। और 8 दिन के अंदर ये लालू का बेटा तेजस्वी ऐलान किया कि हम 250 करोड़ का ब्रिज बना रहे वहां पर। इतना डर है उन लोगों को, और डर रहना चाहिए लालू, डर रहना चाहिए नीतीश कुमार। तुमको डर के माने अब हम दिखाएंगे क्या होता है। तुमने हमारे खून पसीने की मेहनत, वो सीमांचल की आवाम के आंसुओं को तुमने उनको चुकनाचूर किया, 4 एमएलए खरीद लिए। अब वही महाराष्ट्र में आप देखो, शिवसेना की पार्टी टूट गई, टूटी ना, टूटी। शरद पवार की पार्टी टूटी, टूटी ना। कांग्रेसी क्या बोले? जमहूरियत का कत्ल हो गया, बोले ना। राहुल गांधी बोले दिस इज मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, दिस इज मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, डे लाइट रॉबरी। मिस्टर मोदी वांट्स टू डिस्ट्रॉय द डेमोक्रेसी ऑफ आवर इंडिया। बहुत अच्छा है, ये 4 एमएलए खरीदे जब क्या था, गांधी का काम कर रहे थे तुम। यहां मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं था, डे लाइट रॉबरी नहीं थी। तो मालूम हुआ राहुल और मोदी दोनों राम और श्याम की जोड़ी है। ये इन्हों जो करते उन्हों भी वही करते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, पहचानो इन लोगों को आप। जब से कांग्रेस इख्तिदार से गई, हैदराबाद में फसाद हुआ,
ये सरजमीन गवाह है गंजे शहीदा की टप्पा चबूतरा तक। यहां के हिंदू और मुसलमान गवाह है कि जब कांग्रेस इख्तियार में थी तो हर वक्त फसाद होता था, गोलियां चलती थीं, मासूम बच्चों को पुलिस उठाकर लेकर जाती थी।